ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ खास ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंकों से संबंधित लेन देन, बैंकों से संबंधित लेन देन, बैंकों से संबंधित लेन देन। चलो ध्यान दो, आज हम सभी सीखेंगे बैंकों से संबंधित लेन देनों के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, पहला ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप लोग बताइए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं, बताइएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका अर्थ क्या हुआ बताएगा कोई? हिंदी लिखना आवश्यक है क्या? हिंदी लिखे, सब लोग समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा किया। तो बताओ, अगर बैंक में जमा किए हैं तो जर्नल एंट्रीज का क्या होना चाहिए? अरे बोलो ना, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना? बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट, सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। बैंक में जमा किए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ा है, अब बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश जमा किए हैं ना तो कैश तो गया हमारे पास से, और कैश गया तो क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? और यहां पर अमाउंट लिख देंगे जो भी होगा। चलो ध्यान दो, दूसरा ट्रांजैक्शन बैंक से निकाला, विथड्रू फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से पैसे निकाले हैं तो उसका एंट्री कोई बताएगा? बोलो ना जी, बैंक से पैसा निकाले हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश बिजनेस का बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस घटेगा तो बैंक एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? सब मॉडर्न अप्रोच से चल रहा है, किसी को दिक्कत क्या? चलो अगला बताओ, अगर इसी में हम कहें विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, खुद के लिए या फिर हाउस होल्ड यूज दे सकता है ना जी, या तो खुद के लिए या घर के लिए हमने बैंक से निकाला है। अब बताइए, खुद के लिए निकाला है तो ड्राइंग लिखेंगे ना सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, बैंक से निकाला है ना तो बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा तो टू बैंक अकाउंट। किसी को दिक्कत? समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। बैंक से रिलेटेड यानी बैंक से संबंधित ढेर सारे ट्रांजैक्शन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे ट्रांजैक्शंस। आया क्या बात समझ में? और सीखेंगे कि बैंक से संबंधित लेन देन क्या होता है, और फिर जब हम लोग सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन बनाने पे, तो हमें एहसास होगा कि हमें सब कुछ पहले से पता है। ठीक है, तो सवाल हम लोग को कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, सभी लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं? किसी को डाउट भी है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? बोलो। चलो बताओ, अगला ट्रांजैक्शन, मान लो कोई भी एक्सपेंसेज, कोई भी एक्सपेंसेज जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंस पेड बाय चेक, अगर चेक से देते हैं, चेक से कभी कभी पेमेंट किया जाता है ना जी, रेंट देना है चेक काट के दे दिए, सैलरी देना है किसी को चेक दे दिए, इंटरेस्ट देना है चेक दे दिए, कमीशन देना है चेक दे दिए, ऐसे हो सकता है ना, किसी किसी को चेक दे दिए किसी किसी खर्चे के लिए। और जब चेक देंगे हम लोग तो हमारा बैंक बैलेंस ही तो कम होगा, लेकिन खर्चा किए हैं ना, रेंट दिए हैं, सैलरी दिए हैं, कमीशन दिए हैं, इस तरह के खर्चे ही तो किए हैं। बोलो। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं
आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेज को क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, मॉडर्न अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेज है उनको डेबिट कर देंगे क्या? तो एक्सपेंसेज क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। बोलो, एक्सपेंसेज यहां लिखने का मतलब कुछ भी हो सकता है, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। अगर रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन दिया है तो कमीशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे ना। और चेक से पेमेंट किए हैं, चेक से पेमेंट किए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, और बैंक एसेट होता है, घटेगा तो क्रेडिट, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत? देख रहे हो लॉजिक के साथ हम लोग कर रहे हैं ना, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, रटने वाली तो कोई बात नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है। चलो, इसी प्रकार से कुछ इनकम भी तो हो सकता है सर। इनकम, कोई भी तरह का इनकम, जैसे कोई भी तरह का इनकम, जैसे मान लो कमीशन, हाँ, इंटरेस्ट एटसेट्रा, है ना। रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड बाय चेक। अगर चेक से रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या करेंगे सर? बोलो। अरे चेक से रिसीव हो रहा है तो चेकवा बैंक में जाएगा ना, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी इनकम हुआ है, इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी मिला होगा, कमीशन मिला होगा तो टू कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट मिला होगा तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो, तो टू इनकम अकाउंट, ये लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जरा गौर कीजिए, इसमें यह भी हो सकता है कि जो हमें चेक रिसीव हुआ है, तो जब हमें चेक मिलता है तो जरूरी नहीं कि हम उसी दिन चेक ले जाके बैंक में जमा कर दें, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है हम बैंक में आज के आज जमा कर दे तो हमारा आज का आज बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट को आज के आज हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज नहीं जाए, कल जाए, परसों जाए, एक सप्ताह बाद जाए, ये भी तो हो सकता है। तो जब बैंक में लेके जाएंगे चेक को, तब ना हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फिलहाल बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा ना। जब चेक मिला तब बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। और जब फिलहाल नहीं बढ़ा तो फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्या? जब बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? समझ रहे हो बात को, हम क्या कहना चाहते हैं? तो सर इसी चीज को समझाने के लिए यहां पर कुछ बताते हैं, जरा गौर कीजिएगा, कुछ और एग्जांपल्स को बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले एक एग्जांपल करा देते हैं और फिर जो बात अभी बोले हैं उसको आगे कराएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, जो भी रुपया का माल परचेज किया गया है, जितने रुपए का भी हो, 5,000 10,000 जो भी हो, गुड्स परचेज्ड, और जो उसका पेमेंट है, एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। जरा ध्यान दीजिएगा, चेक से पेमेंट हमने किया, किससे किया? माल खरीदा है और नगद में खरीदा है, क्योंकि पेमेंट तो कर रहे हैं ना, तो नगद में किया है। लेकिन कैश नहीं दिए हैं, कैश के बजाय क्या दिए हैं? चेक दिए हैं। अब बताओ, चेक देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा ना, कैश थोड़ी घटेगा। क्या घटेगा? बैंक बैलेंस। और माल खरीदे हैं तो कोई बताएगा, गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होता है? जोर से बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहां भी कर दे क्या? माल खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दें। अरे भाई, माल खरीदे हैं तो खर्चा हो पाएंगे ना इसको, और एक्सपेंस को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो यहां पर क्या लिख दे? परचेज अकाउंट डेबिट लिख दे क्या? अरे बोलो ना, किसी को दिक्कत? तो यहां पर लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन पेमेंट कैसे किए हैं? चेक से। तो बैंक बैलेंस घटेगा ना, और बैंक बैलेंस घटेगा तो बोलो, बैंक बैलेंस घटेगा तो टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये एंट्री समझ में आया क्या? अरे माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट होगा तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस कम होगा ना। कोई डाउट? चलो अब अगला ट्रांजेक्शन पर जरा गौर से ध्यान देना। इस पर गुड्स सोल्ड, सबको दिखाई दे रहा है पीछे तक? माल बेचा गया,
and the payment received by check। गौर करना जरा इस पर। माल बेचा गया है और जो पेमेंट है वो कैसे रिसीव हो रहा है? चेक से रिसीव हो रहा है पेमेंट। माल बेचे हैं यानी सेल किए हैं और पेमेंट चेक से रिसीव हो रहा है। लेकिन फिर वही बात जैसा कि आप सभी को बताए थे कि चेक से पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है सर, लेकिन क्या जो चेक हमें मिला है क्या हम तुरंत उसी दिन बैंक में भेज दिए हैं क्या? ये बात तो यहां लिखा नहीं है कि नहीं भेजे हैं। अगर नहीं लिखा है कि भेजे हैं तो ये भी तो नहीं लिखा कि नहीं भेजे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि हाँ सर नहीं भेजे हैं तो ये बात भी तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं भेजे हैं, तो आप दूसरा कहिएगा तब तो भेज दिए हैं सर। ये भी नहीं लिखा है कि भेज दिए हैं। समझ रहे हो बात? तो ध्यान से सुनना, यही कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन बनाते समय बच्चों को। ये कंफ्यूजन एक बार में दूर करना है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से निजात पाना है दिक्कत से, तो ध्यान से सुनो इसको। तो क्या बात है सर, चेक रिसीव तो हुआ है, हमें माल बेचे हैं तो चेक तो आया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि चेक जमा हुआ कि नहीं हुआ। बट किसी किसी ट्रांजैक्शन में ये बता देता है कि चेक मिला है कि मैंने चेक बैंक में गया है कि नहीं गया है। जैसे मान लो इसी ट्रांजैक्शन में आगे लिखा रहता एंड द चेक डिपोजिटेड, चेक को क्या कर दिया जाएगा? डिपोजिटेड इनटू बैंक। और इसी में लिख दिया रहता कि चेक को बैंक में भेज दिया गया, ठीक है, तब तो सर बहुत आसान हो जाता। बैंक में उसी दिन भेज दिया गया जिस दिन चेक मिला, तब तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट। आइए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, क्या किए हम लोग? माल बेचे हैं ना, माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें लिखा रहता कि चेक डज नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक। अगर ऐसा लिखा रहता, जैसे काम करते हैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो ट्रांजैक्शन ऐसे लिखा रहता कि सोल्ड गुड्स सोल्ड एंड द पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, इतना लिखा, और इसमें हम दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पहला नंबर कि चेक को बैंक में भेज दिया गया, दूसरा नंबर कि चेक को बैंक में नहीं भेजा गया। तो ये तो हो गया, और इसी में पहला सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि इसके आगे ऐसा लिखा रहता है जो अभी लिखे थे, क्या कि क्या सिचुएशन था जी? चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। अगर ऐसा दिया होता तब तो एंट्री यही होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ गए पहला सिचुएशन? अब मान लो दूसरा सिचुएशन ऐसा होता, दूसरा सिचुएशन इसी का कि गुड सोल्ड एंड द पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यहां तक। और दूसरा सिचुएशन क्या कहता है? चेक, बोलो ना, डिपोजिटेड नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे? डज नॉट डिपोजिटेड, डज नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा नहीं हुआ। अगर ऐसा लिखा रहता बैंक में जमा नहीं हुआ। अब बताओ, बैंक बैलेंस तो बढ़ा नहीं, अब क्या लिखते? जब बैंक में गया ही नहीं तो क्या लिखोगे? अभी दिमाग खुलेगा अच्छे से। बैंक में तो गया ही नहीं है चेक, फिर क्या लिखेंगे सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो चेक आपको मिला है माल बेचने से, वो चेक अपने पास रखे हैं, तो उसको कहा जाता है चेक इन हैंड। क्या कहा जाता है? चेक इन हैंड, यानी अभी तक वो हमारे पास, हमारे हाथ में ही है। समझ गए बात? बोलो ना, तो उसको कहा जाता है चेक इन हैंड अकाउंट। तो चलो ध्यान दो। तो अभी अभी आपने देखा कि चेक, हमने माल बेचा है और पेमेंट चेक से रिसीव हुआ है, लेकिन जो चेक है वो डिपॉजिट बैंक में नहीं हुआ है। तो सर बैंक में नहीं गया तो अभी हमारे हाथे में है ना, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है चेक इन हैंड। क्या समझे? और हमको एक बात बताओ, अगर चेक तुम्हारे पास है तो जैसे कैश नाम का संपत्ति होता है, वैसे ही चेक इन हैंड नाम का भी एक संपत्ति है कि नहीं है? अरे वो भी तो पैसा ही है कि नहीं है? बैंक में जाते ही तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है तो पैसा ही। तो चेक इन हैंड अकाउंट भी क्या हो जाएगा? एसेट की तरह माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि चेक इन हैंड नाम का एसेट तुम्हारे पास एक ठो आया है। तो चेक इन हैंड नाम का एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो उसको एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच बताओ, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट लिखने के बजाय चेक इन
हैंड अकाउंट डेबिट टू, माल बेचे है ना तो टू सेल्स अकाउंट। समझे क्या एंट्री? बोलो। लेकिन ध्यान दो ध्यान दो, तो ये चेकवा बैंक में नहीं गया था तो तुमने एंट्री किया, चेक बैंक में नहीं गया था तो तुमने एंट्री किया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बात? अब जरा गौर करो इस पर। ये चेक बैंक में फिलहाल नहीं गया है तो चेक इन हैंड लिखो, कभी तो जाएगा, ये चेक कभी तो जाएगा बैंक में, कि कहिया ले हाथ में रखोगे भाई? उसका जो भी डेट है वो खत्म हो जाएगा तो चेक का काम खत्म। तो डेट कैंसिल होने के पहले जितना भी दिन उस पर लिखा है वो कैंसिल होने के पहले तुमको बैंक में लेके जाना होगा, किसी भी दिन तो लेके जाओगे ना चेक को बैंक में। तो बताओ इसका सिचुएशन नंबर 3 क्रिएट करे, कहां लिखे? जगह ही नहीं है। इसको मिटा के ऊपर लिखे क्या? नहीं, एक काम करो, इतना तुम लोग लिख लो, फिर हम इधर लिखते हैं। डू इट फास्ट। चलिए मिटाए, चलो ध्यान दो। जरा गौर कीजिएगा, हमने यहां पर खत्म किया था कि माल बेचा गया है, पेमेंट चेक से मिला है और चेक बैंक में नहीं जा पाया, यही ना? तो चेक बैंक में नहीं गया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। लेकिन ये चेक कहियो तो जाएगा बैंक में, तो जब जिस दिन बैंक में भेजेंगे उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और चेक इन हैंड नाम का एसेट जो हमारे पास पड़ा हुआ है डेबिट में, ये क्या हो जाएगा? एसेट चला जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट में भेज देंगे। आया बात समझ में? चलो तो लिखेंगे इसी में तीसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 का दूसरा सिचुएशन था ना ये, इसी में तीसरा नंबर लिखेंगे। तीसरा नंबर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो बताओ, चेक बैंक में जमा कर दिया तो चेक इन हैंड जो हमारे पास पड़ा है उसी को जमा किए हैं ना, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जमा किए हो, चेक इन हैंड अकाउंट। आया बात समझ में? चेक इन हैंड जो तुम्हारे पास यहाँ डेबिट में एसेट के रूप में पड़ा हुआ है, इसी एसेट को जमा कर रहे हो ना बैंक में ले जाके, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड नाम का एसेट जो तुम्हारे पास था वो खत्म हो जाएगा। बोलो, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। कोई डाउट? चलो तो एक ये था। अब सुनो, कंफ्यूज बच्चे कहाँ होते हैं, यहाँ तो साफ साफ लिख दिया था कि हाँ जो माल बेचे हैं और चेक मिला है वो बैंक में गया और बैंक में नहीं गया, यहाँ तो साफ साफ लिख दिया था, है कि नहीं? अगर बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक में नहीं गया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये लाइन ही नहीं लिखा रहता है कि बैंक में गया कि नहीं गया, वहां कंफ्यूजन होता है, वहां कंफ्यूजन होता है कि बैंक में गया कि नहीं गया। तो सुनो ध्यान से, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, मतलब अब 8वां नंबर ट्रांजैक्शन हम लिखने जा रहे हैं, ये 7 के बाद 8वां नंबर लिखने जा रहे हैं इस बारे में कि हमने माल तो बेचा, चेक तो मिला, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो चेक मिला है जो तो बैंक में गया कि नहीं गया, ये इंफॉर्मेशन गायब है। तो फिर क्या करेंगे उसके बारे में। आया बात समझ में? चलो ध्यान से सुनो। सोल्ड गुड्स ऐसे दिया हुआ है एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। देखो ध्यान से, माल बेचा गया और जो पेमेंट है वो चेक से रिसीव हुआ। माल बेचा गया और पेमेंट कैसे रिसीव हुआ? चेक से रिसीव हुआ है। तो जरा गौर करना,
अब यहां इतना ही लिख के छोड़ दिया, यहां पर यह नहीं बताया है कि जो चेक से पेमेंट रिसीव हुआ है वो चेक बैंक में भेजे कि नहीं भेजे, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब आप लोगों से हम पूछेंगे कि बताइए कि ये चेक बैंक में गया है कि नहीं गया है। जिस दिन मिला है चेक उस दिन बैंक में गया कि नहीं गया, क्या मानेंगे? गया नहीं गया, क्या मानेंगे? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, क्या माने? बैंक में गया नहीं गया, क्या माने? नहीं गया। बोलो। तो सुनो ध्यान से, ऐसे में आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते हैं कि हाँ सर बैंक में चला गया या हाँ सर बैंक में नहीं गया, ऐसा आंसर डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। फिर क्या होगा सर आंसर इसका? तो ध्यान से सुनिए, जिस भी डेट को ये ट्रांजैक्शन दिया होगा, जिस भी डेट को ये ट्रांजैक्शन दिया होगा, मान लो कि अगस्त 8 दिया हुआ है, अगस्त 8 को चेक मिला माल बेचने से, आइए नहीं बता रहा है कि अगस्त 8 को चेक बैंक में गया कि नहीं गया। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया है फिर क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनेंगे, जस्ट अगला ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में देखेंगे, 9 तारीख वाला या 10 तारीख वाला या उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, माने अगला ट्रांजैक्शन 2-4 को देख लेंगे फटाफट, ज्यादातर तो नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, माने जस्ट अगला ट्रांजैक्शन, खास करके अगला ना तो उसके अगला वाला, या 2-3 को और एक्स्ट्रा देख लेंगे फटाफट लाइन से। ट्रांजैक्शन को क्वेश्चन में देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है अगले ट्रांजैक्शन या उसके अगले ट्रांजैक्शन में कि जो चेक 8 तारीख को मिला था उस चेक को बैंक में जमा किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा किसी ट्रांजैक्शन में, उसको एक बार देख लें। लॉजिक समझ में आ रहा हम क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, फिर से दोबारा दोहराते हैं। 8 तारीख को मान लीजिए अगर चेक मिला और ये क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है कि चेक बैंक में गया कि नहीं गया, तो जस्ट अगला ट्रांजैक्शन चेक करेंगे क्वेश्चन में, या 9 तारीख को दिया हो, 10 तारीख को दिया हो, 12 को, 15 को, 18 को, 20 को, जो भी दिया हो, 2-4 ट्रांजैक्शन फटाफट आगे चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में चेक कर लेंगे किस बारे में कि कहीं ये तो नहीं लिखा है किसी ट्रांजैक्शन में कि जो चेक 8 तारीख को मिला था उसको बैंक में भेजा गया, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा किसी ट्रांजैक्शन में। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो ना। क्योंकि अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में ये लिखा है, अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में ये लिखा है कि चेक बैंक में भेजा गया जो 8 को मिला था, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो 8 को मिला था वो बैंक में नहीं गया था। आया लॉजिक समझ में? अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में ये लिखा हो, फिर से बोलते हैं, सुनो ध्यान से, अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में ये लिखा हो, आगे जो ये ट्रांजैक्शन लिखा है इसके बाद 2-4 ट्रांजैक्शन और क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हुआ, तो आगे किसी ट्रांजैक्शन में अगर ये लिखा हो कि जो चेक 8 तारीख को मिला था उस चेक को बैंक में भेजा गया, इससे ये तुरंत पता चल जाता है कि 8 को जो चेक मिला था वो बैंक में नहीं गया था। समझ गए बात? तो अगर आगे इंफॉर्मेशन दिया हो इसके बारे में, अगर आगे इंफॉर्मेशन दिया हो तो यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में, एकदम देखो आसान भाषा में लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, अगर आगे किसी ट्रांजैक्शन में इस चेक के डिपॉजिट के बारे में, डिपॉजिट के बारे में लिखा हो तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला चेक जो मिला है वो बैंक में नहीं गया है 8 तारीख को, तबे ना आगे दिया है जी किसी ट्रांजैक्शन में। मान लो 10 तारीख को लिख दिया कि जो चेक 8 तारीख को मिला था ना वो बैंक में 10 को जमा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 8 को जो मिला था वो बैंक में नहीं गया था। तो बैंक में नहीं गया था तो उस दिन एंट्री क्या करोगे? तुम्हारे पास चेक हाथे में रह गया था ना, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, माल बेचे हो तो टू सेल्स अकाउंट। लेकिन 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 अगर किसी ट्रांजैक्शन में दिया हो इस चेक को डिपॉजिट करने के बारे में तो ना, और किसी ट्रांजैक्शन में आगे दिया ही ना हो तो क्या समझोगे? अगर किसी ट्रांजैक्शन में इस चेक को डिपॉजिट करने के बारे में लिखा ही ना हो आगे, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 8 तारीख को चेक मिला था वो तुरंत बैंक में चला गया था। सिंपल। आया क्या बात समझ में?
अगर आगे किसी ट्रांजेक्शन में इस चेक के डिपॉजिट के बारे में कुछ ना लिखा हो, का मतलब सिंपल है कि जो 8 तारीख को चेक मिला वो बैंक में चला गया। आया बात समझ में? तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर दूसरा सिचुएशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आगे किसी ट्रांजेक्शन में, आगे किसी ट्रांजेक्शन में इस चेक के बारे में, आवाज नहीं, इस चेक के डिपॉजिट के बारे में कुछ ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है? कुछ ना लिखा हो तो क्या मतलब है कि जो 8 को चेक मिला था वो बैंक में चला गया। तो बैंक में गया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, और बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, माल बेचे हो तो टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री समझ में आया क्या? बस यही दो बात इंपॉर्टेंट रूप से समझना था। आया बात समझ में? तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 12 अब आप लोग आराम से बनाइएगा और बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आराम से बनेगा। चलो इसको जल्दी से लिखो। चलो ध्यान दो, आप लोगों ने कॉपी पर जो भी लिखा है अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके हिसाब से हम जरा जर्नल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं। आप लोग जरा उस पर गौर कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर बता पाइएगा। ठीक है, चलो आंसर बताना शुरू करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लिखा है पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन 20,000, अमाउंट पेड बाय चेक। बताओगे? माल खरीदा है चेक से, माल खरीदा है, आप पेमेंट चेक से किए हैं। कहां गया? गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अरे बोलो ना भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं बनेगा क्या? देखो जितना बता दिए हैं उसके बाहर क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सारा सिचुएशन बता दिए हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखो, कैश सेल्स यानी नगद में बेचा गया, कितने का? 15,000 का। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 15,000 का माल बेचा गया, चेक मिला और चेक को तुरंत बैंक में जमा कर दिया गया। बोलो ना, नहीं बताए हैं क्या? बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसमें बताया तो है? देखो, गुड सोल्ड एंड द पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। आ चेक क्या? पेड, पेमेंट किए हैं चेक से। अब वो बैंक में लेके नहीं गया, उसका सरदर्दी हम थोड़ी पालेंगे। हम मान लेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस, चेक देते ही हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। आया बात समझ में? अब वो चेक लेके वो पर्सन बाहर वाला वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो समझे। चेक हमारे पास आएगा ना तो डिपेंड करता है कि हम चेक बैंक में लेके गए कि नहीं गए। पेमेंट करते समय नहीं, पेमेंट करते समय तो चेक काटते ही हम लिख देंगे कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। क्या समझे? चलो तो अगला ट्रांजैक्शन, नगद में बेचे हो 15,000 का, आ चेक रिसीव हुआ है एंड विच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक, उसको बैंक में जमा कर दिए। बताओगे? ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखो, लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, 5,000 रुपया निकाला फॉर पर्सनल यूज। अरे बोलो ना, पर्सनल यूज वाला नहीं बताए हैं क्या? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो। अगला ट्रांजैक्शन, रिसीव ए चेक 8,000 फ्रॉम अनुराग, अनुराग से एक चेक मिला 8,000 का। देखो अब इसमें बताया नहीं है कि जो चेक मिला वो बैंक में गया कि नहीं गया, बताया है क्या? तो फिर क्या बोले थे कि जब ऐसा ना बताया ना, जब बताया ना हो क्लियरली तो जस्ट अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे और देखेंगे कि जो अनुराग से चेक मिला है वो बैंक में गया कि नहीं गया। आगे का ट्रांजैक्शन अभी तो वही बता रहे थे ना। तो चलो इसके बाद वाला देखो, तो ऐसा कुछ लिखा है क्या अनुराग के चेक के बारे में? अरे बिल्कुल सर। चौथे ट्रांजैक्शन के बाद देखो, पांचवें ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक अनुराग से मिला था उसको बैंक में जमा कर दिया गया। यानी कि चौथे नंबर ट्रांजैक्शन में जो चेक मिला था अनुराग से वो बैंक में नहीं जमा हुआ था, पांचवें ट्रांजैक्शन में जमा हुआ है।
तो जब ऐसा सिचुएशन दिया हो कि चेक मिला हो और आगे किसी ट्रांजेक्शन में इस चेक के डिपॉजिट के बारे में लिखा हो, इसका मतलब कि अभी जो चेक मिला है वो बैंक में नहीं गया है, तो फिर उसके लिए क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। समझ गए? अरे क्लियरली हम सारा कुछ बोर्ड पे लिख दिए हैं, उसमें बाहर किताब में एक वर्ड नहीं देगा। समझ गए बात? तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग से मिला है ना, तो टू अनुराग अकाउंट लिखेंगे। माल थोड़ी बेचे हैं अनुराग को, अनुराग सीधे अनुराग से चेक मिला ऐसा बोला है, तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट। समझ गए बात? चलो, और फिर पांचवा ट्रांजेक्शन में बोला है कि जो चेक अनुराग से मिला था, जिसको आप चेक इन हैंड लिखे हो, वो बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड बैंक में जाता है तो एंट्री क्या होता है? कहीं है ही नहीं, ये रहा, ये रहा। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना चेक इन हैंड जमा करेंगे तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चलो, पांचवा ट्रांजेक्शन भी हो गया। लास्ट बताओ छठा, रेंट पेड बाय चेक। बोलो ना, रेंट पेड बाय चेक बोलो। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म क्वेश्चन। बना के लाओगे घर से? चलो, तो बना के अगर लाओगे तो फिर अगले क्लास में कुछ और नया बताएंगे, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।